धर्म नगरी कहिए, काशी नगरी कहिए, वाराणसी कहिए या फिर ठेठ भाषा में बनारस कहिए, यह शहर अपने मस्त मिजाजी के लिए जाना जाता है, जहां आज खूब गर्म मिजाजी देखी गई। हर पार्टी का हर नेता तना और तपा हुआ था। मुद्दा था नरेंद्र मोदी के चुनाव आयोग से सीधे टकराव का। वाराणसी में एक रैली की इजाजत न मिली तो मोदी ने रोड शो करके अपना दमखम दिखाने की कोशिश की। मोदी ने आयोग पर अपने प्रति निष्पक्ष न रहने का आरोप तक लगा दिया। उधर तमाम विरोधी पार्टियों ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस पार्टी समझ रहे, जनता ने आपको हरा दिया है, इलेक्शन कमीशन आपको जिता नहीं पाएगा, कतई जिता नहीं पाएगा। We would only appeal to the senior leaders in different political parties to show greater maturity in discourse while referring to constitutional body like Election Commission. रैली के नाम पर, गंगा आरती के नाम पर और नरेंद्र मोदी के नाम पर काशी नगरी में भीड़ उमड़ी। आरोप एक, बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी के साथ नाइंसाफी की गई। बनारस के दिल में बसे बेनियाबाग में मोदी को रैली नहीं करने दी गई। आरोपों से मोदी खेमा गदगद दिखा। हेडलाइंस में पार्टी चमकती रही, लेकिन चुनाव आयुक्त दुखी दिखे, क्योंकि एक शहर में एक रैली न करने देने पर पूरे देश में बड़े पैमाने पर चुनाव करवाने वाले चुनाव आयोग की निष्पक्षता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। वाराणसी से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ने मोदी के साथ हुई कथित नाइंसाफी को मुद्दा बना दिया। बनारस में लंका चौराहे पर बीएचयू के सामने सुबह से ही बीजेपी ने धरना दिया। वहीं दिल्ली में बीजेपी की टीम चुनाव आयोग से मिली और शिकायत की। बाद में खुद मोदी के बनारस आने के बाद बाकायदा उनका काफिला सड़कों से गुजरा। इस बीच पार्टी के सारे आला नेताओं ने इस कथित अपमान पर एक साथ मोर्चा संभाल लिया। परमिशन तब दी गई जब हमने 8 बजे उनको लीक कर दे दिया, क्योंकि अब कार्यक्रम करने योग्य समय नहीं बचता है, इसलिए हमें परमिशन नहीं चाहिए। Now in Kashmir rallies are being allowed, in Maoist areas rallies are being allowed, but Varanasi has become so unsafe that rallies will not be allowed. हालांकि प्रशासन का कहना है कि बेनियाबाग में सुरक्षा कारणों से रैली की इजाजत नहीं दी गई, जबकि गंगा आरती की इजाजत बीजेपी ने 7 मई की शाम 5:20 पर मांगी और रात 10:30 बजे तक उन्हें इजाजत दे दी गई। On security grounds, security reasons, were unable to give permission for that meeting, which was to be held in the night. जाहिर है रैली और गंगा आरती को लेकर इतनी लाइमलाइट मिलने पर विपक्षी पार्टियों को लगा कि जैसे मोदी ने मजमा लूट लिया हो, तो जवाबी हमले शुरू हो गए। गंगा जी की आरती को लेके राजनीति करना ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि गंगा जी की आरती की परमिशन मांगी, आरती करने के लिए तो परमिशन नहीं चाहिए। जब चुनाव चल रहा है तो धरने पे बैठेंगे। धरने पे बैठने वाले वो लोग होते हैं जो लड़ाई में हार गए हैं। He is one person who's got a scant respect for constitution, law of the land, and the constitutional institutions like Election Commission. वाराणसी में 12 मई को मतदान है। मोदी विरोधियों का कहना है कि वो गंगा आरती का राजनीतिकरण कर रहे हैं। वो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। वहीं बीजेपी वाराणसी में मोदी के नाम पर जुटती भीड़ देखकर मगन है। हम लोगों के बीच इस पूरी लड़ाई में जो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही है, उसके पीछे प्रयास सिर्फ इतना ही है कि किसी प्रकार से एक भावनात्मक मुद्दा पैदा किया जाए और फिर उस मुद्दे से राजनीतिक फसल काटी जाए। काशी नगरी से राकेश नेगी के साथ मैं भूपेंद्र चौबे, IVN 7। इंडिया 9 बजे में बीजेपी की इसी सियासत से जुड़े हैं कई सवाल। क्या वाराणसी में चुनाव आयोग का बर्ताव पक्षपातपूर्ण है? आयोग पर संगीन आरोप लगाकर बीजेपी ने ओवर रिएक्ट नहीं किया है क्या? मोदी को रैली की इजाजत न देने के पीछे कोई दबाव है क्या? और क्या इजाजत के बहाने बीजेपी ने वाराणसी में सियासी ड्रामा रचा है? क्या गंगा पर विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं मोदी?
इंडिया 9 बजे में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर, कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक विक्रम सिंह और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह और राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम अग्रवाल। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। प्रकाश जावड़ेकर साहब, पहला सवाल आपसे है। हम पहले लोगों के बारे में कहते थे कि ये मेड फॉर टेलीविजन आंदोलन करते हैं। आज आप लोगों ने आखिरी 3 दिनों में जब आपको वोटर के बीच में होना चाहिए था, तब आप चुनाव आयोग से टकरा रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, एक तरीके से मैन्युफैक्चर्ड गुस्सा दिखा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? लोकतंत्र में चुनाव का अनन्य साधारण महत्व होता है और लोकतंत्र का मतलब है कि सभी उम्मीदवारों को जनता तक पहुंचने की सुविधा उपलब्ध कराना, उनको आजादी देना। अगर उस आजादी पर ही आक्रमण होता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र का ही एक तरह से गला घोटने की बात है। आपको सारी परमिशन दे दी थी इन लोगों ने। एक मिनट नहीं दी। जो रैली करनी थी उसकी परमिशन नहीं दी। हेलीकॉप्टर से नाराजगी हो सकती है। और हेलीकॉप्टर एक मिनट अभी मुझे एक ही मिनट दो समय, लेकिन मैं अनइंटरप्टेड बोलूंगा। तो हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन दी और हेलीकॉप्टर फिर से उड़ने की परमिशन दी। ये क्या परमिशन है? जो रैली करने का मुख्य मांग थी, क्योंकि आज 3 रैलीज उनकी हुई थी उत्तर प्रदेश में और वो चौथी रैली वाराणसी में करनी थी, वो करने को इजाजत नहीं दी। ये मुद्दा है और लोकतंत्र में हर उम्मीदवार का अधिकार है कि यानी मोदी जी नेता करके सभी रैलियों में बोले, लेकिन उनको खुद के चुनाव क्षेत्र में बोलने को मौका नहीं दिया। ये क्या तरीका है? सर प्रकाश जी, आपसे बड़ा सिंपल सवाल है। इतने बड़े नेता, इनको मोहल्ला सभा करने की जरूरत नहीं थी। बेनियाबाग में रोहानिया 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, वहां पर सभा कर रहे थे। बनारस क्षेत्र की सभा वो हो सकती थी। आप लोगों ने ये ग्रीवांस वाली, विक्टिमहुड वाली राजनीति अचानक इसलिए पकड़ी ताकि टेलीविजन पर डटे रहें। अब टेलीविजन वाले और चुनाव आयोग हमें बताएगा कि रैली कहां करनी है। हर बड़ी रैली, बनियाबाग में अभी अरविंद केजरीवाल की रैली हुई, अखिलेश सिंह की रैली हुई, उनकी रैली जहां होती है वो चलेगी जी। और फिर मोदी की नहीं चलेगी। ये कोई तरीका नहीं है। और देखो, इसलिए ठीक है, ये चुनाव आयोग विरुद्ध भाजपा की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा की। ठीक है। और हमारी उम्मीद थी, क्योंकि स्थानीय, एक ही वाक्य है, स्थानिक प्रशासन ने पूरे राजनीतिकरण के दबाव में उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर ये परमिशन रोकी और उसके लिए जी सुरक्षा का एक मुद्दा बनाया, आपके हिसाब से बहाना बनाया। आइए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं जी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं विवेक विक्रम सिंह जी। सीधा आरोप यह है कि वहां के डीएम जो हैं वो समाजवादी पार्टी के समर्थक मालूम पड़ते हैं। उन्होंने सुरक्षा का बहाना बना करके परमिशन नहीं दी, जबकि कांग्रेस की सभाओं की परमिशन हो गई है, आम आदमी पार्टी की सभाओं की परमिशन हो गई। तो ये सरासर नाजायज काम किया आप लोगों ने बीजेपी के साथ। देखिए, ऐसा है, ये भाजपा द्वारा प्रायोजित जो आज राजनीतिक मंचन जो किया गया है वहां पर एक नाटक का, ये बेहद निंदनीय है। आज तक इतने चरणों के चुनाव आयोग ने शांतिपूर्वक निपटा दिए, उसकी चुनाव आयोग को शाबाशी मिलनी चाहिए और ये काबिल तारीफ बात है। आज जो है इनकी राजनीतिक विलाप की एक शैली है। ये अगर आप याद करें तो शुरुआत जब इनकी चुनाव प्रचार की हुई थी तो उसमें इन्होंने कहा कि मैं एक चाय वाला हूं, मेरे हेलीकॉप्टर को उतरने की परमिशन डीजीसीए नहीं दे रहा है। राइट, ये भारतीय लोगों की मानवीय संवेदनाओं से खेल रहे हैं, उन्हें कुरेद रहे हैं। मीडिया इस स्टोरी को पकड़ रहा है और इनको जो है वो जरूरत से ज्यादा कवरेज मिल रही है। अब जहां तक रहा सवाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो सीधे सीधे चुनाव आयोग के निर्देशों पे काम कर रहे हैं। राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने अपनी बात रखी। आइए हम रेणुका जी की भी राय लेना चाहते हैं। रेणुका जी, आपकी पार्टी को भी चुनाव आयोग से अलग किस्म की लेकिन शिकायतें रही हैं। वित्त मंत्री चिदंबरम साहब ने कहा था कि हमको तो ये गवर्न करने से रोक रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बहाने। क्या वाकई एक इस केस में, इस आर्गुमेंट में मेरिट है कि इस बार चुनाव आयोग कहीं ना कहीं वो जो एक दमखम होता है, वो जो एक विश्वसनीयता होती है, उस पर थोड़ा ढीला ढाला हो गया है?
देखिए, मैं समझती हूँ कि ये सारा बहस में कोई गरिमा नहीं रही। अगर कोई देश का प्रधानमंत्री बनने का सपने देख रहे हैं और हम चुनाव आयोग पे हम अगर उसमें कुछ कमियां भी है तो इसको हमने बनाया, पार्लियामेंट ने तय की, और ये आगे जैसे चलते चलते जाते दुनिया में सबसे बड़े इलेक्शन इस देश में हो रहे हैं इस समय पर, तो उसका जवाब हम ऐसा बोलेंगे कि इसका मुंह तोड़ जवाब हम देंगे, हम धरना करेंगे, हम शोरशार करेंगे? क्या कहना चाह रहे हैं? या तो अपनी कमजोरी की निशान आप पेश कर रहे हैं देश के सामने जी, या मर्यादा भूल के हम ऐसा, ये तेवर और ये व्यवहार मुझे शर्म लगती है, मुझे शर्म और वो भी ऐसा पुण्य क्षेत्र में जैसा वाराणसी। बिल्कुल, बनारस जो कि दुनिया की संस्कार धानी है, वहां पर आइए प्रशासक के तौर पर वजाहत हबीबुल्लाह साहब, आपने प्रशासन किया है, इसलिए आपसे ये सवाल बड़ा जरूरी है समझना कि चुनाव आयोग इस बार कुछ आलोचना के घेरे में आया है, लेकिन जिस प्रकार का रिएक्शन बीजेपी का आया है, जिसमें ये कह रहे हैं कि आप तरफदारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहा है कि आपका व्यवहार परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, हम आपसे निराश हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत ही एक नीचे के लेवल पे इस तरह का संवाद चला गया है एक पार्टी के बीच और एक आयोग के बीच। आप कैसे देखते हैं? मेरे विचार में, और ये मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जिनसे मैं बात भी करता हूं, जो ये राजनीति की चर्चा है इस चुनाव में, उसका स्तर कुछ अवश्य गिर गया है। लेकिन जैसे रेणुका जी ने कहा कि हमें सब गर्व है हमारे आयोग पे, और ये एक संवैधानिक आयोग है, इसका सम्मान मेरे ख्याल में हमारा भी कर्तव्य बनता है, चाहे हम राजनीति में हो या सरकार में हो या नागरिक हो, क्योंकि इसने हमें बहुत कुछ दिया है और हमारे ये स्थापित कर दिया है कि न केवल हम संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, किंतु सबसे आगे के लोकतंत्र हैं जी। तो अब इसमें हो सकता है कि कोई एक निर्णय जो है उसकी आलोचना की जा सकती है कि गलत निर्णय होगा, तो उसके लिए भी जो सही करने की का रास्ता है वह भी है, न्याय में है, उस पर कहा किया जा सकता है। आईबी की रिपोर्ट पे डीएम ने कुछ ऑर्डर किया है, ये तो डीएम को अभी तक तो डीएम इतने दिनों से चल रहे हैं, अभी तो इलेक्शन के 2 ही दिन रह गए हैं, ये एकदम से उन्होंने दिखा दिया कि वो पक्षपात है। अब मेरे विचार में एक प्रशासक होते हुए मैं इस बहस को नहीं समझ सकता हूँ, और ये हम मेरे अच्छे दोस्त हैं और इनका मुझे बहुत सम्मान है। जेटली साहब जिस जोरी से उन्होंने इसको इस तरह की बिल्कुल इसका ये बिल्कुल जो लेकिन मैं अंत में सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमें इसका सम्मान करना चाहिए कि जो हमारा ढांचा जो है लोकतंत्र का, उसका सम्मान रखना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब, एक तरफ कहानी यह है कि हमको लगता है ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, बीजेपी को लगता है कि उनके साथ बड़ा अन्याय हो गया, वो विक्टिमहुड की पॉलिटिक्स आज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में वोटर के बजाय चुनाव आयोग से टकराव में पूरा दिन आज इन्होंने लगाया है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए संजय, इस सारी बहस को सही परिप्रेक्ष्य में रखना जरूरी है। पहली बात तो जो सबसे पहले समझने की जरूरत है वो ये कि लोकतंत्र जनता की इच्छाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है जी। लेकिन लोकतंत्र केवल संख्याओं का खेल नहीं है, लोकतंत्र बिना संस्थाओं के नहीं चलता जी। जब किसी पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार एक संवैधानिक संस्था पर इस तरह का तीखा आरोप लगाए कि मेरे प्रति पक्षपात किया जा रहा है, एक तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि कुछ लोग इस कदर आत्ममुग्ध क्यों हैं। उनकी सारी दुनिया उनसे आरंभ होती है और उन्हीं पर खत्म हो जाती है जी। खैर वो एक अलग मुद्दा है जी। लेकिन मेरा यह कहना है कि आप अगर लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करते, अगर आप लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं को एक प्रच्छन्न धमकी देते हैं जी। जब आप ये कहते हैं कि चुनाव आयोग भी कांग्रेस को नहीं बचा पाएगा, तो उसमें शायद केवल एक वाक्य जोड़ने की कमी रह जाती है कि कांग्रेस भी चुनाव आयोग को नहीं बचा पाएगी। जब आप अपने राजनीतिक प्रतिपक्षियों की बजाय
एक संवैधानिक संस्था पर हमला करने लगते हैं, तो सच ये है कि आप अपने आप को लोकतंत्र का एक हिस्सेदार कहने की, लोकतंत्र में एक विरोधी या शासक दल होने की पात्रता खोने की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जी, ये बात केवल एक पार्टी के और आयोग के बीच की नहीं है। बिल्कुल। आइए यहाँ पर जो जावड़ेकर साहब, फैसले से आपको असंतोष है, बहुत से लोगों को इस बात से असंतोष जी जावड़ेकर साहब, आपने ये अलग अलग राय सुनी। मेरा आइडिया यही था कि सबकी राय सुनने के बाद मैं आपके पास वही सवाल लेकर के फिर से आऊं कि आप एक इशू पर अपनी नाराजगी दिखाते, लेकिन चुनाव आयोग को जिस तरह से आपने ललकारा है, जिन लोगों को यह डर लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति नरेंद्र मोदी जी के मन में कोई ना कोई एक प्रकार का, जिसको कहते हैं कि एक उनको ललकारना है, उनकी इज्जत नहीं करते, ये तो आज सामने फिर आया है। ये आप लोग डिस्प्ले कर रहे हैं और चुनाव आयोग से सीधे टकराए हुए हैं। आपका एम्फेसिस चुनाव आयोग पर ज्यादा है, न कि एक परमिशन की आलोचना पर ज्यादा है। 4 लोगों की अलग राय नहीं थी, एक ही राय थी, और इसलिए मुझे उसका ठीक जवाब देने के लिए समय दीजिए। बेशक। पहली बात ये कि ये बिल्कुल साफ है कि ऐसा उदाहरण मुझे दिखाइए कि जहां उम्मीदवार को एक रैली वो करना चाहता है अपने चुनाव क्षेत्र में और उसको रैली करने की इजाजत नहीं दी है। ऐसा आजाद हिंदुस्तान में आज तक एक भी सभा उसको करने नहीं दिया है। ऐसा उदाहरण मुझे बताइए। एक दूसरी बात, लोकतंत्र का मतलब है लोगों तक पहुंचना उम्मीदवार का, और उस उम्मीदवार को नहीं देते। यानी मोदी जी के दूसरे देश भर में जो सभाएं होती थी उसमें एक आध जगह अगर नहीं मिलती तो समझ सकते थे कि भाई वो प्रचार के लिए आ रहे हैं, कोई विशेष स्थिति है। लेकिन इसमें क्या सच्चाई है कि गुजरात, सर एक छोटा सा सवाल जोड़ दूं कि गुजरात सरकार की तरफ से ही ये मैसेज आया था कि इनकी सुरक्षा को खतरा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। गुजरात सरकार ने खुलासा किया है कि हर सभा के लिए जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशनरी जो सर्कुलर्स उनके जाते हैं वही डीएम को भेजा है। डीएम अगर इससे मना कर रहा है तो डीएम झूठ बोल रहा है, और कोई आईबी का इनपुट नहीं। जो वज़ा अब्दुल्ला, उनके लिए मेरे मन में आदर है, और वो जो कह रहे हैं कि भाई आईबी का रिपोर्ट था, ये भी एक भ्रम फैलाया गया। आईबी का कोई रिपोर्ट नहीं। वी हैव आल्सो क्रॉस चेक विद आवर सोर्सेस इन आईबी एंड वी नो दैट देयर वाज नो रिपोर्ट। सो बता दे कौन सा रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट नहीं है, राजनीति है, और राजनीति के तहत मोदी। अच्छा, कल अखिलेश भैया का यहाँ शो होने वाला है, कल दूसरे उम्मीदवारों को आजाद दिया है, और मोदी केवल एक सभा के लिए आने वाले हैं क्योंकि कल वो दूसरी जगह जा रहे हैं। तो इसलिए उनको किसी भी तरह से ये सभा नहीं करने देना, ये उत्तर प्रदेश सरकार की राजनीति है। जो स्क्रिप्टेड था वो स्क्रिप्ट को डीएम ने निभाया। हमारी उम्मीद थी कि चुनाव आयोग इन सब तथ्यों को समझ के ये रैली की परमिशन देगा, लेकिन अब शाम को देकर रात को तो सभा नहीं हो सकती। तो इसलिए ये अन्याय है, ये कम से कम ये कहेंगे। लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि भाई सिक्योरिटी गार्ड कौन सा प्रोफेशनल एडवाइस है। दे हैव यूज्ड 15 टाइम्स द वर्ड प्रोफेशनल एडवाइस। वी वांट टू नो, नाउ कंट्री वांट्स टू नो कि कौन सा प्रोफेशनल एडवाइस मिला। कोई नहीं था, ये लखनऊ से आया एक राजनीतिक आदेश था। जी विक्रम सिंह जी, आपसे एक छोटा सा सवाल है, और वो ये कि हम नहीं समझते कि बीजेपी में और मुलायम सिंह यादव की वहां पर जो पूरा एक एस्टेब्लिशमेंट है उसमें कोई समझौता हो सकता है, लेकिन मायावती ऐसा समझती हैं और वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह मिले हुए हैं, उसी के अनुसार ये स्क्रिप्ट चल रही है, जो टकराव की स्क्रिप्ट आज वहां प्ले आउट हो रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मायावती जी जो हैं अपने घटते हुए जनाधार से जो है काफी घबराई हुई हैं, तो मैं उन पे इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। ये 16 मई के बाद तय हो जाएगा कि आखिर में कौन किस पोजीशन पे है और किसकी कितनी सीटें आई। जहां तक रहा प्रकाश जावड़ेकर साहब की बात का जवाब मैं देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में तैनात अधिकारियों पर जो ये उंगली उठा रहे हैं, अभी 3 दिन पहले आपको बताएं कि अहमदाबाद में, गुजरात में अफसरों को ये सख्त निर्देश थे कि जो पर्ची जो बटती है, जो इससे वोट डाले जाते हैं, ये आदेश थे कि आप जो है अल्पसंख्यक जो इलाकों में जाके आप पर्ची नहीं बांटेंगे। तो एक तरफ तो आप यहाँ कटघरे में खड़े कर रहे हैं जो लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, एक विजिबल सिक्योरिटी थ्रेट है, एक सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन है। आप Z+
सुविधा जी। लिए हुए हैं, और ऐसे अगर में खुदा न खास्ता और देखिए कोई सर अनहोनी सर हो, सर माफ आपको करिएगा, ना हो आपको या वो मुझे जनमानस जो रोकना आसपास पड़ेगा है, कि उनको विडंबना आस ये हो, है कि इसी सुरक्षा के खतरे के बीच में कई घंटों से रोड शो वहां चल रहा है। इंशाअल्लाह कोई वारदात न हो, लेकिन ये हो रहा है वहां पे। तो कोई कुछ भी कहे, जिसको जो करना है वो कर रहा है। चुनाव प्रचार के आखिरी 3 दिन बचे हैं। हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि लौट करके ये चर्चा ड्रामा से हटके, उद्धत वाक्यों से हट करके मुद्दे पर लौटे, ताकि वोटर अपना निर्णय आपको बता सके। सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। इंडिया 9 बजे में अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। अब ब्रेक के बाद दिखाएंगे अरविंद केजरीवाल से खास मुलाकात।